जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारतीय संविधान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यदि आप इसमें से 30 प्रश्न सही कर ले जाते हैं तो ये मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। यदि आप 35 से 40 प्रश्न करते हैं तो ये मानिए आप सिलेक्शन के पक्का हकदार हैं। और यदि आप 25 क्वेश्चन कर पाते हैं तो आपको अभी तैयारी की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए देर ना करके फटाफट इन 50 प्रश्नों को देखते हैं। पहले आपको मौका मिलेगा, आप उत्तर बताइए, उसके बाद में हम इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था। विकल्प ए जवाहरलाल नेहरू, विकल्प बी सरदार पटेल, विकल्प सी महात्मा गांधी और विकल्प डी दीनदयाल उपाध्याय। जल्दी जल्दी अपना उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था और सरदार पटेल ने उसकी सिफारिश की थी। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, यह किस देश के संविधान से लिया गया है। भारत का जो राष्ट्रपति है, हम जानते हैं कि यह राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, यह किस देश के संविधान से लिया गया है। विकल्प ए आयरलैंड, विकल्प बी अमेरिका, विकल्प सी ब्रिटेन और विकल्प डी दक्षिण अफ्रीका से। तो आइए जानते हैं उत्तर। भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा में कुल मिलाकर के 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 का चयन किया जाता है और 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। यह बात आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। आयरलैंड के संविधान से इसके अलावा भाग 4 नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। आइए आगे देखते हैं। तो किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। विकल्प ए 1861 के अधिनियम से, विकल्प बी 1909 के अधिनियम से, विकल्प सी 1919 के अधिनियम से, विकल्प डी 1892 के अधिनियम से। जल्दी जल्दी अपना उत्तर बताइए और अंतिम में आप लोग कमेंट करेंगे कि आपका 50 में से कितना प्रश्न सही जाता है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए जानते हैं कि उत्तर क्या होगा। तो गवर्नर जनरल 1861 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। 1861 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। 1861 के इसी अधिनियम के द्वारा सबसे पहले भारत के लिए बजट बनाया गया था। 1909 के अधिनियम के द्वारा पृथक मुस्लिम निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई थी। 1919 के द्वारा बहुत सारे सुधार हुए, जिसको हम मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। 1892 के अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। इसके अलावा 3 भारतीयों को गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में स्थान दिया गया था। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो संविधान सभा में तदर्थ न्याय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। संविधान सभा में तदर्थ न्याय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। विकल्प ए जे.बी. कृपलानी, विकल्प बी एम वरदाचारी, विकल्प सी बी.के. राघवन, विकल्प डी के.एम. मुंशी। आप लोग फटाफट अपना उत्तर बताएंगे और तय करेंगे कौन सा सही है, फिर उसके बाद में देखते हैं। तो तदर्थ न्याय समिति का अध्यक्ष एम वरदाचारी को बनाया गया था। तदर्थ न्याय समिति का अध्यक्ष एम वरदाचारी को बनाया गया था। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 निश्चित की गई थी। यानी जो लोकसभा के सदस्य हैं पहले 525 होते थे और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इनको 545 कर दिया गया था। विकल्प ए है 25वां संविधान संशोधन, विकल्प बी 31वां संविधान संशोधन, विकल्प सी 42वां संविधान संशोधन या फिर 44वां संविधान संशोधन। तो विकल्प बी सही है। 31वें संविधान संशोधन के द्वारा 31वें संविधान संशोधन के द्वारा जो लोकसभा के सदस्य थे उनकी संख्या 525 से बढ़ा करके 545 निश्चित की गई थी। आइए अगले प्रश्न की ओर। तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी।
संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15, 16, 20 या फिर 34? तो संविधान सभा में कुल मिलाकर के 15 महिला सदस्य थी। संविधान सभा में कुल मिलाकर के 15 महिला सदस्य थी। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? विकल्प ए विधानमंडल द्वारा सरकार, विकल्प बी लोकप्रिय सरकार, विकल्प सी बहुदलीय सरकार या फिर विकल्प डी सीमित सरकार। तो संवैधानिक सरकार का अर्थ सीमित सरकार होता है, यानी विकल्प डी सही है। अगले प्रश्न पे देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? केशवानंद भारती केस में, गोलकनाथ केस में, रघुनाथ राव केस में या फिर बेरूबाड़ी केस में? उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। तो उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था बेरूबाड़ी केस में, यानी विकल्प डी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? संविधान सभा को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, भीमराव अंबेडकर या फिर मोहम्मद अली जिन्ना? तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज भीमराव अंबेडकर ने कहा था। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर जी ने इसे एक पवित्र दस्तावेज कहा था। भीमराव अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसमें कुल मिलाकर के 7 सदस्य थे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए थे? विकल्प ए 1950, विकल्प बी 1949, विकल्प सी 1951 और विकल्प बी 1952। आपको बताना है कि जो नागरिकता का प्राविधान है वह कब लागू किया गया। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, यानी कि 1949 में लागू किया गया। नागरिकता की बात करें तो यह भाग 2 में है। अनुच्छेद 5 से लेके और 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। भारत में कुल मिलाकर के 5 प्रकार से नागरिकता दी जाती है। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो भारत में एकल नागरिकता कहाँ से अपनाई गई? इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से या फिर फ्रांस से? भारत में एकल या एकहरी नागरिकता अमेरिका से अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता या एकहरी नागरिकता कहाँ से अपनाई गई? तो वह अमेरिका से अपनाई गई, यानी कि विकल्प बी सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर ओडिशा? आपको बताना है कि राजधानी का नाम जो है अभी तक नहीं बदला गया है। ऐसा कौन सा राज्य है? तमिलनाडु जिसकी वर्तमान राजधानी चेन्नई है, उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ है, केरल जिसकी राजधानी तिरुअनंतपुरम है और उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। किसकी राजधानी नहीं बदला गया? तो विकल्प सी सही है, यानी केरल की राजधानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अभी तक नहीं बदला गया है। अभी भी इसकी राजधानी तिरुअनंतपुरम है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1947 में, 1951 में, 1956 में या फिर 1966 में? कब किया गया? तो विकल्प सी सही है। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया था। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक जरूर करेंगे। आइए, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख नहीं किया गया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर कर्नाटक? ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसका उत्तर सही है विकल्प बी, यानी मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 371 में नहीं किया गया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो मौलिक अधिकार की प्रकृति क्या है? यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं वे किस प्रकृति के हैं? वाद योग्य हैं, अपवाद योग्य हैं, लचीले हैं या फिर वे कठोर हैं?
तो विकल्प ए बिल्कुल सही है, यानी जो मौलिक अधिकार हैं वह सब वाद योग्य हैं, अर्थात इनके हनन पर न्यायालय जाया जा सकता है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हैं और कुल मिलाकर के 6 प्रकार के मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। 7वां अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर सलाह लेने का अधिकार किसको है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से सलाह कौन ले सकता है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर उच्च न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर सलाह लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 143 143 कहता है कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को विधिक मामलों पर सलाह देगा, ऐसा अनुच्छेद 143 में कहा गया है। आइए प्रश्न 18, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सुनंदा भंडारे, लीला सेठ, फातिमा बीबी या फिर इंदिरा जयसिंह। तो यह आसान सा प्रश्न है और इसका उत्तर लगभग लोगों को पता होगा। आप अंतिम में बताइएगा कि आपका 50 में कितना सही है। तो विकल्प सी सही है, फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला न्यायाधीश थी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार किसको है, यानी उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को कौन बढ़ा सकता है? संसद, विधि आयोग, मुख्य न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति। तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद को दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है, लेकिन उन्हें बढ़ाने घटाने का अधिकार संसद को दिया गया है। आइए प्रश्न 20 पर विचार करते हैं कि प्रश्न 20 क्या है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन एवं भत्ता किससे आहरित होता है? आहरित का मतलब किससे दिया जाता है? भारत के संचित निधि से, लोक लेखा निधि से, सहायक निधि से या फिर आकस्मिकता निधि से। तो सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन एवं भत्ता भारत के संचित निधि से दिया जाता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 266 में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, प्रधानमंत्री का वेतन, राज्यपाल का वेतन, कैग का वेतन, महान्यायवादी का वेतन, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन, इन सब का वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। भारत के संचित निधि का वर्णन अनुच्छेद 266 में किया गया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम कहाँ से माना जाता है? लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम कहाँ से माना जाता है? भारत, अमेरिका, कनाडा और विकल्प डी है ऑस्ट्रेलिया। तो बिल्कुल सही है, विकल्प बी यानी कि अमेरिका से माना जाता है। लोकहितवाद यानी कि PIL की संकल्पना अमेरिका से पैदा हुई। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इसमें कुल मिलाकर के 30 सदस्य चुने जाते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में किस देश की देन है? अर्थात संसदीय व्यवस्था में जो एक समय होता है शून्यकाल, वो किस देश ने दिया? अमेरिका ने, भारत ने, कनाडा ने या फिर ऑस्ट्रेलिया ने? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। और यह शून्यकाल कितने बजे से कितने बजे तक होता है? तो 12 से 1 का जो समय होता है वह संसद में शून्यकाल के रूप में मनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था? किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था? 5वीं लोकसभा, 6वीं लोकसभा, 7वीं लोकसभा या फिर 4थी लोकसभा? तो जो 5वीं लोकसभा थी इसका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। फिर क्या हुआ कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा
कार्यकाल को वापस 5 वर्ष कर दिया गया, यानी 42वां के द्वारा जो है इसको बढ़ाया गया था, 6 वर्ष किया गया था, और 44वां के द्वारा इसको घटाया गया था, वापस 5 वर्ष किया गया था। अगला है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। यह एक प्रकार का आसान प्रश्न होगा आप लोगों के लिए। तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष की होनी चाहिए, ये आप सब जानते हैं। और लोकसभा के लिए, तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? किस सभा का जो अध्यक्ष होता है वह उसका सदस्य नहीं हो सकता? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद? कौन सा सही होगा? तो विकल्प ए सही होगा, यानी कि जो राज्यसभा होता है उसका जो अध्यक्ष होता है, जिसको सभापति कहा जाता है, यानी कि उपराष्ट्रपति कहा जाता है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जब बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, या फिर प्रधानमंत्री करता है, या फिर राष्ट्रपति करता है, या फिर उपराष्ट्रपति करता है? तो विकल्प बी सही है, भारत का प्रधानमंत्री करता है। जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या है? यानी निर्वाचित होते हैं, या फिर मनोनीत होते हैं, या फिर चयनित होते हैं, या फिर नियुक्त किए जाते हैं? तो हम इस बारे में बात करें कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है, भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? तो वह लोकसभा का सदस्य होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, और फिर लोकसभा के किसी वरिष्ठ सदस्य को, जो उस दल का नेता हो, राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में जो प्रधानमंत्री हैं वे मनोनीत किए जाते हैं, यानी विकल्प बी सही है। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद या फिर मंत्रिपरिषद? तो विकल्प ए बिल्कुल सही है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 30 महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर मंत्रिपरिषद? तो संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, यानी कि विकल्प बी सही उत्तर है। किस विधायी सदन को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? यानी कि भंग उसे नहीं किया जा सकता है, परंतु जरूरत पड़ने पर उसको समाप्त किया जा सकता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या राज्य विधान परिषद? तो बिल्कुल सही है, विकल्प डी, यानी कि राज्य विधान परिषद को भंग तो नहीं किया जा सकता परंतु उसे समाप्त जरूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मुख्यमंत्री के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या फिर लोकसभा अध्यक्ष के प्रति? तो विकल्प सी सही है कि यानी जो राज्यपाल होगा वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगला है कि राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? यहाँ पर ये गलत टाइपिंग हो गया है, यहाँ पर आंग्ल होना चाहिए था। आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? कहाँ पर? राज्य विधान सभाओं में। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा 2 सदस्य, यानी कि राज्यपाल राज्य विधानसभाओं में 2 सदस्य नामित करता है। अगला है कि भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है? भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री आज तक नहीं बनी? तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो हम बात करें तमिलनाडु में जयललिता थी,
राजस्थान में वसुंधरा राजे जी, उत्तर प्रदेश में मायावती जी रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं निर्वाचित की गई है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, महाराष्ट्र। किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? राज्य में विधानमंडल का हिस्सा नहीं माना जाता। राज्यपाल को, विधानसभा को, विधान परिषद को या फिर मुख्यमंत्री को, किसको नहीं माना जाता? विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता। तो विकल्प डी यानी कि मुख्यमंत्री को विधानमंडल का हिस्सा नहीं माना जाता। राज्यसभा, विधान परिषद और राज्यपाल मिलकर के राज्य के विधानमंडल का गठन करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। भारत की संविधान सभा का गठन किसके अनुसार किया गया था? साइमन आयोग, क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन के द्वारा? संविधान सभा का गठन, भारत में संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, यह हम जानते हैं, लेकिन किसके सिफारिश पर किया गया? विकल्प डी सही है, कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। अगला है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, बी.एन. राव के द्वारा, के संथानम के द्वारा या फिर के.एम. मुंशी के द्वारा? किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान का पहला प्रारूप बी.एन. राव के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बी.एन. राव ने पहला संविधान का प्रारूप तैयार किया था। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। संविधान सभा में मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को, के संथानम को या फिर के.एम. मुंशी को? तो संविधान सभा में मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। इसके अलावा सरदार पटेल को अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत। आप काउंट कर रहे होंगे कि आपके कितने उत्तर सही जाते हैं। तो उपाधियों का अंत यह मूल अधिकार में किया गया था, भाग 3 में किया गया था। आपको बताना है किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया था। तो विकल्प सी, अनुच्छेद 18 के द्वारा उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को हटाया गया। अनुच्छेद 14 विधि के द्वारा समानता की बात की जाती है। अनुच्छेद 16 कहता है कि जो सरकारी नौकरियां होंगी यानी कि जो लोक नियोजन होगा उनमें सभी को अवसर की समानता दी जाएगी, यानी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, अनुच्छेद 18। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 40। आपको बताना है संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया। तो विकल्प बी सही है, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 है क्या? तो यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया, यानी कि इसके द्वारा, अनुच्छेद 32 के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट होगा वह रिट जारी कर सकता है। कितने प्रकार के रिट? तो 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, अनुच्छेद 32 के द्वारा जारी कर सकता है। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 50 क्या है? तो जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का बंटवारा किया गया। अनुच्छेद 40 क्या है? तो अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्यों की जिम्मेदारी होगी कि वे ग्राम सभा का गठन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर यानी संविधान की आत्मा, तो अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि इसी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के हनन पर 5 प्रकार के रिट जारी करने का आदेश दिया गया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो वित्त आयोग के गठन की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 40। वित्त आयोग का गठन।
तो इसका विकल्प बी सही है। अनुच्छेद 280 के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसका गठन कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। अब तक कुल मिलाकर के 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो के.सी. नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और कुल मिलाकर के अब तक 15 वित्त आयोगों का गठन हो चुका है। इसके बाद में आइए देखते हैं 42वां प्रश्न क्या है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पूर्व कितने दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है? यानी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, तो हटाने से कितने दिन पहले, यानी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो कितने दिन पहले उसे सूचना देना अनिवार्य होता है? तो विकल्प ए सही है, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पूर्व 14 दिन पहले उसे सूचना देना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करते हैं तो यह अनुच्छेद 61 में दिया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। महाभियोग पर जो है प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा। अनुच्छेद 43 क्या है कि प्रश्न संख्या 43 की संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? एक मौलिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है, एक नैसर्गिक अधिकार है, या फिर एक प्रकार का वैधानिक अधिकार है। तो हम जानते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार था पहले एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और वर्तमान में यह एक प्रकार का कानूनी अधिकार है, यानी कि वैधानिक अधिकार है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि अगला प्रश्न क्या होगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, या फिर मुख्य न्यायाधीश को? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, या फिर मुख्य न्यायाधीश? तो विकल्प सी सही है, उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, या ए और बी दोनों सही है? 2 बार भारत का राष्ट्रपति, तो 2 बार भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। संविधान का अनुच्छेद 57 कहता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचित हो सकता है, यानी कि 2 बार, 3 बार, जितनी बार वह चाहे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और वह राष्ट्रपति बने रह सकता है। तो 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर मंत्रिपरिषद के द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। यदि विकल्प में संसद होता तो सबसे सटीक उत्तर संसद होता दोस्तों, लेकिन चूंकि संसद विकल्प में नहीं है और यही प्रश्न बिहार पीसीएस में 2014 में पूछा गया था, जिसमें सही उत्तर राष्ट्रपति को माना गया है, तो इसलिए इसका सही उत्तर राष्ट्रपति होगा। ये फिर कह रहे हैं कि यदि संसद होता तो संसद इसमें उपयुक्त विकल्प होता। अगले प्रश्न को आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक लोकसभा की सीटें किस राज्य में हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, या फिर महाराष्ट्र? तो उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 48। और उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 80। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। बिहार में 16 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में यहाँ 19 सीटें हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो किस प्रस्ताव का संबंध संघीय बजट से होता है? निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, या फिर स्थगन प्रस्ताव? संघीय बजट में किसकी चर्चा की गई है? निंदा, ध्यानाकर्षण, कटौती, या फिर स्थगन? जल्दी करिए जी। तो संघीय बजट में कटौती प्रस्ताव की चर्चा की जाती है।
जबकि निंदा प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव यह संसद में बहस के दौरान प्रस्तुत किए जाते हैं और कटौती प्रस्ताव इसे बजट में प्रावधानित किया गया है। अनुच्छेद 49 है कि धन विधेयक को कहां पर स्थापित किया जाता है या कहां पर पूर्व स्थापित किया जाता है, लोकसभा में, राज्यसभा में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में या उपरोक्त में से कहीं नहीं। तो धन विधेयक हम जानते हैं कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की चर्चा की गई है और धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह धन विधेयक पर अपना अंतिम निर्णय सुनाता है। धन विधेयक ऐसा विधेयक है कि इसे राज्यसभा के पास केवल 14 दिनों के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा यदि 14 दिनों पर अपना निर्णय नहीं देती है तो धन विधेयक को पारित मान लिया जाता है और वह सीधा राष्ट्रपति के पास जाता है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देना बाध्य होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो प्रश्न 50 है और अंतिम प्रश्न है कि लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है, विघटन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, स्थगन के द्वारा या उपरोक्त सभी प्रकार से समाप्त की जा सकती है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और अंतिम में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही गए। तो लोकसभा की बैठक विघटन के द्वारा भी समाप्त हो सकती है, सत्रावसान द्वारा भी, स्थगन के द्वारा भी, यानी कि विकल्प डी सही है। लोकसभा की बैठक उपरोक्त सभी प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ में आप हमें कमेंट में कमियों को और अच्छाइयों को बताना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।